तो हम लोग आरएससी में पढ़ रहे थे जैसे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो जैसे हम वहाँ पर बताए थे कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो दो टाइप का ज़्यादा पॉपुलर है। एक हमारा है अमोनिया वाटर, ठीक है, अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये भी एक पॉपुलर है। और दूसरा जो है वो है लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें अमोनिया वाटर वाला हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड साथ में डेरिवेशन भी हम देखे थे, उसका सीओपी भी निकाले थे, है ना। तो ये मोस्टली ज्यादा पॉपुलर है अमोनिया वाटर, और ये हमारा यूज भी होता है रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए। तो जैसे कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जनरली जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है भी तो बहुत महंगा है ना, या फिर जहाँ पर हमारा हीट सोर्स अवेलेबल है जो कि ऐसे ही वेस्ट हो रहा है और हम चाह रहे हैं उस हीट सोर्स को अगर हम यूज करना चाह रहे हैं, तो फिर वहां पर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारे लिए क्या है, सुटेबल है। हालांकि वेपर एब्जॉर्प्शन से हमें सीओपी जो है वो वेपर कंप्रेशन से हमको लोअर ही मिलता है ना। लेकिन फिर भी हमें कुछ तो मिलता है, जहां अगर हम लोग वेस्ट चीज का अगर हम कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, फायदा है। तो उसी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यहाँ पर एक जो सेकेंड टाइप है वो है लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ब्लॉक डायग्राम में हम इसकी कंस्ट्रक्शन बनाए हैं, है ना, कि ये है ना। इसमें देखिए कि लिथियम ब्रोमाइड वाटर जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, इसमें आपको जो यूज होता है किस रूप में, रेफ्रिजरेंट। इस यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है वो यूज होता है वाटर। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या यूज होता है, वाटर, ठीक है। और एब्जॉर्बेंट के रूप में जो है यहाँ पर यूज होता है लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। अमोनिया वाटर में क्या था कि अमोनिया रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता था, और वाटर वहां पर एक ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी कि एब्जॉर्बेंट के रूप में वहां पर वाटर यूज होता था, है ना। और फिर उसमें हम लोग एब्जॉर्बर, जनरेटर, पंप, रीजनरेटर, रेक्टिफायर वगैरह सब हम लोग यूज करते थे। यहाँ पर सिमिलरिटी है, दोनों ही वेपर एब्जॉर्प्शन है, दोनों ही साइकिल, चाहे लिथियम ब्रोमाइड वाटर हो या अमोनिया वाटर हो, है ना। लेकिन लिथियम ब्रोमाइड और वाटर जो वेपर एब्जॉर्प्शन है उसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में याद रखेंगे कि इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है वाटर, और एब्जॉर्बेंट के रूप में यूज होता है लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। देखिए लिथियम ब्रोमाइड क्या है कि लिथियम ब्रोमाइड के पास जो है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है। एफिनिटी होता है किसका, वाटर को गेन करने का। मतलब हो गया कि वाटर इसको जहां भी अगर इसको प्रेजेंस मिल गया तो लिथियम ब्रोमाइड का ये गुण होता है कि वो वाटर को अवशोषित कर लेता है। अगर हम लिथियम ब्रोमाइड को सिंपल एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को वो गेन कर लेगा। इसके पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है वाटर को अपने अंदर मतलब अपने अंदर घुलाने के लिए, है ना, वो अपने अंदर घुला के सॉल्यूशन बना लेता है। लिथियम ब्रोमाइड वाटर सॉल्यूशन कहलाता है। वो जहां भी वाटर उसको मिलेगा वो उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए एब्जॉर्बेंट के रूप में लिथियम ब्रोमाइड यूज होता है, ठीक। अब देखिए रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या यूज हो रहा है, तो वाटर यूज हो रहा है। और हम जानते हैं कि वाटर 0 डिग्री से नीचे ठंडा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सी पर पहुंच गया तो वो वाटर वाटर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो आइस तो हमारा साइकिल में फ्लो तो करेगा नहीं, कहीं पर भी आइस बन गया तो वो एक सॉलिड के रूप में जमा हो जाएगा। अगर कोई ट्यूब में जाके बन गया आइस तो ट्यूबे जाम कर देगा, है ना। तो रेफ्रिजरेंट जो वाटर है ये मतलब 0 डिग्री से अगर हमें नीचे अगर कूल करना है तो फिर ये साइकिल हमारे लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि वाटर जो है 0 डिग्री से नीचे ठंडा कर ही नहीं सकता है। हाँ, जहां पर हमको 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री की जरूरत होती है, जैसे हमारा एयर कंडीशनिंग यूनिट में, है ना,
एयर कंडीशनिंग यूनिट में जो है हम क्या डिजायर करते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो जनरली जैसे हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है, और अगर हमारा सराउंडिंग जो है 25 30 है ना, या 20 से लेके 30 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर रहता है तो फिर हमारा शरीर जो है वो ठंडक महसूस करता है और हमें कूल कूल लगता है ना। कुछ आदमी को ज्यादा एसी में रहने का आदत होता है तो उन लोगों के लिए 20 डिग्री 22 डिग्री टेम्परेचर मतलब इतना लोअर करके रखता है ना। और कुछ आदमी जो नॉर्मल एसी में रहने का मतलब आदत है तो वो लोग 25 30 डिग्री सेल्सियस अपने रूम के टेम्परेचर को, ऐसे रूम का टेम्परेचर 25 26 अगर रहता है तो फिर उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कंफर्ट महसूस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम वाटर का यूटिलाइजेशन हम एयर कंडीशनिंग यूनिट के रूप में करते हैं तो वहां पर हमको टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री मेंटेन करना है रूम को, है ना। तो फिर वहां पर ये सुटेबल हो सकता है, क्योंकि ये जो कूलिंग है, ये लिथियम ब्रोमाइड वाटर का से वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो भी है, ये जो हमें कूल करता है, तो अगर हम इसको 20 से 30 डिग्री तक कूल करने के लिए यूज करें तो फिर ये हमारा क्या होगा, सुटेबल होगा, और वाटर जो है उतना आसानी से वो उसको ठंडा भी कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर है कि ये वर्क कैसे करता है, इसमें ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन है वो वर्क कैसे करता है। तो जैसे हम जान गए कि रेफ्रिजरेंट वाटर है और एब्जॉर्बेंट लिथियम ब्रोमाइड है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर जो एब्जॉर्बर है, कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा, वेपर एब्जॉर्प्शन है तो जैसा उसमें था वैसा ही एब्जॉर्बर लगा हुआ रहता है, पंप लगा हुआ रहता है, इसके बाद एक हीट एक्सचेंजर यहाँ पर लगा हुआ है और एक जनरेटर लगा हुआ है ना। जबकि कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व और इवेपोरेटर, ये तीन डिवाइस जो है जो हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर है और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर है, तो ये तीनों जो है, ये तीनों जो है दोनों के लिए क्या है, कॉमन है ना। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन में जो अलग है वो है एब्जॉर्बर, पंप और हीट एक्सचेंजर, जनरेटर, है ना, और भी कुछ लगाते हैं अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ये एब्जॉर्प्शन में हो गया। जबकि कंप्रेशन में जो है इन सब के बदला सिर्फ एक कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब ये है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो यहाँ पर एब्जॉर्बर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्बर है, तो एब्जॉर्बर में मौजूद होता है लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। पहले से ही एब्जॉर्बर में क्या भरा हुआ रहता है, लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन रहता है। तो जो भी हमारा H2O वाटर वेपर जो कि रेफ्रिजरेंट है, तो रेफ्रिजरेंट ही इवेपोरेटर से जो पास करता है, ये एक इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर से सिर्फ रेफ्रिजरेंट पास करता है। तो जो भी वाटर यहाँ रेफ्रिजरेंट है तो इवेपोरेटर से जब वाटर पास करती है तो यहाँ पर वो अपना हीट को गेन करता है स्टोरेज से, और इस कारण से यहाँ पर जो वाटर वेपर के रूप में एंट्री लेता है कहाँ पर, एब्जॉर्बर में। तो एब्जॉर्बर में H2O जो है वेपर के रूप में आती है, तो यहाँ पर मौजूद होता है लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है ये, है ना, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर से हायर होता है। तो ये क्या करता है, चूंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर गेन करने का, तो जो भी वाटर वेपर इवेपोरेटर से आ रहा है एब्जॉर्बर में, उस सारे के सारे वाटर वेपर को ये अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये बना लेता है लिथियम ब्रोमाइड और प्लस H2O का सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, इसके बॉटम पार्ट से यहाँ पर लगा हुआ रहता है पंप। ठीक है, पंप ये क्या करता है कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वीक सॉल्यूशन। जैसे हम बताएं कि वीक या स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो हम बोलते हैं वो रेफ्रिजरेंट के अमाउंट के आधार पर, जिस सॉल्यूशन में रेफ्रिजरेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहेंगे, और जिसमें रेफ्रिजरेंट का वैल्यू कम है, एब्जॉर्बेंट ज़्यादा है, तो वो वीक सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है, वाटर जो है कम है, तो एक वीक सॉल्यूशन फॉर्म करता है लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का, जिसका फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड। अब ये लिक्विड को ये पंप क्या करता है, हैंडल करके, और इसको भेजता है कहाँ पर, जनरेटर में। ये पंप जो है एब्जॉर्बर से
इस सॉल्यूशन को कहाँ भेजता है, जनरेटर में। ठीक है, इसी के बीच में अपना एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ रहता है जहाँ पर हीट की एक्सचेंज होती है। तो कैसे होती है ये अभी हम बताएंगे। तो ये सॉल्यूशन अब पंप कहाँ भेज दिया, जनरेटर में। और जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल हीट सोर्स से यहाँ पर हीट की सप्लाई करते हैं। यही हमारा क्या है, इनपुट है। यहाँ पर यही हमारा क्या है, इनपुट है। हम या तो कोई फ्यूल जला करके यहाँ पर हम एनर्जी की, हीट एनर्जी की सप्लाई करते हैं, या मान लीजिए अगर पावर प्लांट में इसका यूज कर रहे हैं तो पावर प्लांट में बहुत सारा स्टीम जो है वो वेस्ट हो रहा है, या मान लीजिए बॉयलर लगा हुआ है उसमें बहुत सारा कोयला ऐसे ही जल रहा है, तो उसी में से थोड़ा सा हॉट फ्लू गैस जो है हम यहाँ जनरेटर से पास करवा देते हैं। तो कहीं से मतलब इसमें जनरेटर में कहीं न कहीं से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल हीट सोर्स से यहाँ पर हीट की सप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं तो जो इसमें सॉल्यूशन है लिथियम ब्रोमाइड प्लस वाटर का, वो गर्म होता है। तो यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है और वाटर का लोअर होता है। तो इसमें से क्या हो गया कि वाटर जो है इवेपोरेट कर जाती है और लिथियम ब्रोमाइड जबकि लिक्विड ही रह जाता है, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा पहले वही ना वेपराइज कर जाएगा, और बाकी जो है लिथियम ब्रोमाइड जो है इसी में रह जाता है। और ये लिथियम ब्रोमाइड जो लिक्विड के रूप में रह गया, इसके लिए यहाँ पर क्या है, पासेज बनाया हुआ है। और ये इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड है। इसमें वाटर जो है जो भी था, जो एब्जॉर्बर में मिल के आया था, वो वाटर यहाँ जनरेटर में इवेपोरेट कर गया, और यहाँ पर सिर्फ लिथियम ब्रोमाइड जो है हॉट फॉर्म में, क्योंकि गर्म तो दोनों ना होगा, हीट सप्लाई करेंगे तो वाटर भी गर्म होगा और लिथियम ब्रोमाइड भी गर्म होगा। तो लेकिन वाटर इवेपोरेट कर गया, लेकिन हॉट फॉर्म में जो है ये लिथियम ब्रोमाइड यहाँ पासेज से हीट एक्सचेंजर में आता है। तो यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड के पास जो है हीट जो टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और ये जो वीक सॉल्यूशन पंप के द्वारा भेज रहा है, इसकी टेम्परेचर यहाँ पर लोअर है। तो दोनों ही जब एक हीट एक्सचेंजर से यहाँ पर पास करता है तो ये अपना हीट जो है इसको सप्लाई देता है। मतलब तो इससे फायदा क्या हो गया कि जो लिथियम ब्रोमाइड हॉट फॉर्म में है वो खुद कूल होता है, और ये जो वीक सॉल्यूशन जो पंप इसको भेज रहा है, ये जनरेटर में जाने से पहले ही थोड़ा बहुत क्या होता है, यहाँ पर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये जितना गर्म होके जाएगा जनरेटर में, तो जनरेटर को उतना कम हीट देना पड़ेगा, उसको मतलब वेपराइजेशन के लिए कम हीट देना पड़ेगा। तो ये हीट एक्सचेंजर इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर इफिशियंसी भी बढ़ाता है और हीट यूटिलाइजेशन भी होती है। ठीक है, और इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ पर अपना हीट एक्सचेंज किया तो थोड़ा बहुत जो है लिथियम ब्रोमाइड कूल हुआ और वो फिर से हमारा वापस एब्जॉर्बर में यहाँ पर आ जाता है। तो लिथियम ब्रोमाइड का रोल एब्जॉर्बर से लेकर के जनरेटर तक ही सीमित है, इसके आगे वो नहीं जाता है। वो यहाँ से वाटर को सिर्फ हैंडल करके लेके जाता है जनरेटर में, और जनरेटर में से फिर से ये लिथियम ब्रोमाइड वापस अपना एब्जॉर्बर में आ जाता है। यहाँ पर याद रखेंगे कि लिथियम ब्रोमाइड और जो वाटर का जब सॉल्यूशन बनता है तो लिथियम ब्रोमाइड क्या करता है, इसके भापर प्रेशर जो होती है, ठीक है, भापर प्रेशर कहते हैं कि वैसा प्रेशर जिस पर वो जस्ट वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाती है ना। तो भापर प्रेशर को लोअर कर देता है। इसकी दोनों गुण होता है लिथियम ब्रोमाइड, एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की इसके पास क्षमता बहुत है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरा चीज यहाँ पर भापर प्रेशर को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। तो लोअर कर देने से क्या होगा, यानी कि ये जो वीक सॉल्यूशन बनता है, इस वीक सॉल्यूशन का जो भापर प्रेशर होता है वो लोअर होता है। मतलब प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। हम ऐसे जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वेपराइज करता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सी उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन उसकी प्रेशर को अगर घटा दिया जाए, वेपर प्रेशर को घटा दिया जाए, तो ये हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या हो जाए, वेपराइज कर जाए, है ना। तो लिथियम ब्रोमाइड दोनों काम करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ यहाँ पर
भापर प्रेशर को लोअर कर देता है ना, जिस वजह से ये सॉल्यूशन जब जनरेटर में जाती है तो इसमें थोड़ा सा ही हीट सप्लाई होता है कि ये वाटर जो है वापस इवेपोरेट कर जाता है ना। और अपना लिथियम ब्रोमाइड हायर बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण वो लिक्विड में ही रह जाता है और वो वापस जनरेटर से एब्जॉर्बर में पासेज लगाया हुआ रहता है, उससे वो आ जाता है। अब ये H2O वेपर जो जनरेटर से फॉर्म हुआ है, ये H2O वेपर वापस जो है यहाँ पर प्रेशर राइज हुआ, क्योंकि यहाँ पर गर्म करेंगे, जनरेटर में हीट सप्लाई दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, हायर प्रेशर पर ये वेपर जो है कंडेंसर में आती है आगे, है ना। तो कंडेंसर में यहाँ पर हम लोग कूलिंग मीडियम लगाए हुए हैं, या तो कूलिंग वाटर सप्लाई हो रहा है या सिंपल एयर कूलिंग हो रहा है ना। तो कंडेंसर में ये वाटर वेपर जो है आकर के यहाँ पर कंडेंस करता है, और ये वाटर वेपर जो है यहाँ पर लिक्विड स्टेट में कंडेंसर में अपना कंडेंस होके और लिक्विड में जमा होते जाता है ना। तो जमा होते जाता है तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में वाटर जो है फिर फर्दर पास करता है कहाँ से, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से, इसको थ्रोटल वाल्व कहते हैं, जहाँ पर इसका प्रेशर क्या होती है, यहाँ पर प्रेशर इसकी ड्रॉप करती है, इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, ड्रॉप करता है। तो यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद ये वाटर जो है कूल्ड स्टेट में, है ना, वाटर जो है यहाँ कूल हो जाता है, और वो कूल्ड स्टेट में अब साथ में प्रेशर भी यहाँ घट गया ना, यहाँ पर प्रेशर घट गया, तो प्रेशर घट गया तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाती है। तो लोअर प्रेशर पर वो वाटर जो है कूल्ड स्टेट में वो एंट्री लेता है कहाँ पर, इवेपोरेटर में। तो इवेपोरेटर हम जानते हैं कि इवेपोरेटर जो डिवाइस है वो कनेक्टेड होता है स्टोरेज से, या जिस स्पेस को हमें कूल करना है उस स्पेस से। तो उस स्पेस में जो भी हीट वहाँ पर अवेलेबल है, उस हीट को ये कूल वाटर जो है लोअर प्रेशर पर है तो वो वहां से गेन करेगा, और गेन करेगा तो खुद ये गर्म होगा, और गर्म होकर के ये वेपर का फॉर्म लेगा। और इस तरह से जब ये वाटर यहाँ पर कूलिंग कॉइल से पास करती है तो यहाँ पर वो स्टोरेज के हीट को गेन करता है, और गेन करता है तो फिर हमें यहाँ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलती है यहीं पर इवेपोरेटर में। और फिर ये वाटर अपना खुद हीट गेन करके और वेपर के में चेंज हो जाता है, लिक्विड में ये एंट्री लिया और वेपर में वो आउट हुआ, और वो फिर इस तरह से वेपर के रूप में वापस फिर ये एब्जॉर्बर में चला जाता है, जहाँ फिर से लिथियम ब्रोमाइड के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो साइकिल है वेपर एब्जॉर्प्शन का वो कंप्लीट होता है, और हमें इवेपोरेटर में कुछ न कुछ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलती है ना। हालांकि ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या सीओपी इसका बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम मिलती है ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। और इसका हम एज ए यूज जो है किसी एयर कंडीशनिंग यूनिट में भी कर लेते हैं, और इस हमको यहाँ से थोड़ा बहुत कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है। तो इस तरह से ये वेपर एब्जॉर्प्शन लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो वर्क करता है।